एक ऐसा भी समय था जब लोग ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकें ही पढ़ा करते थे, लेकिन आज जब पुस्तकों का स्थान डिजिटल माध्यम ने ले लिया है, तब बदलते वक्त के साथ महासिद्धि फ्री लाइब्रेरी हिम्मतनगर गुजरात की डिजिटल ज्ञान सेवा में आपका सस्नेह स्वागत है। प्रस्तुत है विश्व भर में ख्यातनाम महान साहित्यकार डॉक्टर श्री एंटन चेखव के बारे में हमारे जाने माने विद्वान साहित्यकार व प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री फूलचंद गुप्ता जी का विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य। रशियन साहित्यकार डॉक्टर एंटन चेखव, जीवन और संदेश। महासिद्धि लाइब्रेरी हिम्मतनगर के अनुरोध पर आज मैं आप लोगों के समक्ष रूस के महान साहित्यकार, जिन्होंने अपनी कहानियों और अपने नाटकों के लेखन द्वारा विश्व समाज को प्रभावित किया है, एंटन चेखव के बारे में उनकी रचनाओं को मद्देनजर रखकर कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूं कि साहित्य के केंद्र में समाज होता है। मनुष्य ही साहित्य को खुराक देता है। समाज की सच्चाई को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करना, उसका बयान करना साहित्यकार का मुख्य प्रयोजन होता है। किसी भी साहित्यकार के साहित्य को अगर मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो हम समझेंगे कि यथार्थ से कटा हुआ, सामाजिक यथार्थ से कटा हुआ कोई भी साहित्य नहीं होता है। किसी वजह से उसे साहित्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित भी कर दिया जाए तो अल्पजीवी होता है। अमर साहित्य, अजेय साहित्य के मुख्य लक्षणों में से एक सत्य यह है कि उसमें समाज की सच्चाई प्रस्तुत होनी चाहिए। इतिहास में झूठ चल जाता है, लेकिन साहित्य में झूठ नहीं चलता। किसी भी देश अथवा किसी भी समाज के बारे में सही जानना हो तो हमें इतिहास नहीं, उस देश के साहित्य को पढ़ना चाहिए। एंटन चेखव 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस में जन्मे थे। 1860 में उनका जन्म हुआ था। उस समय रूस में जॉर्ज अलेक्जेंडर का शासन चलता था। रूस बहुत ही पिछड़ा हुआ, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ देश, यूरोप का देश था। किसानों की हालत बहुत बदतर थी। आर्थिक मुद्दे की बात की जाए तो अधिकांश जमीन मुट्ठी भर जमींदारों के हाथों में थी। शेष लोग दास प्रथा की वजह से कृषि दास के रूप में काम करते थे। शिक्षा का अत्यंत अभाव था। परंपराओं और रूढ़ियों में समाज जकड़ा हुआ था। ऐसे समय एंटन चेखव अपनी कलम के साथ उपस्थित होते हैं और मित्रों, उनके 4 नाटक जो क्लासिक्स माने जाते हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक उस समय थे। अंकल वान्या,
थ्री सिस्टर्स, चेरी ऑर्चर्ड, ये उनके ऐसे नाटक हैं जिसे मार्लो, शेक्सपियर इत्यादि के पंक्ति में रखा जा सकता है, उनसे बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है। चेखव ने लगभग 500 जितनी कहानियां लिखी। अधिकांश कहानियां अमर हैं। चेखव की भाषा व्यंग्य की भाषा है। उन्होंने सामाजिक विडंबनाओं पर इतना तीखा प्रहार किया है कि मार्क ट्वेन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। मैं अभी कुछ कहानियों के उदाहरण दूंगा आपको। एक चीज जो और पहले कह देना चाहता हूं कि ये वही समय था जब टॉल्स्टॉय लिख रहे थे और मैक्सिम गोर्की लिख रहे थे। चेखव का इन महान साहित्यकारों के बीच में चेखव को कहां रखा जाए? हम देखते हैं अन्ना कारेनिना पढ़ें या वॉर एंड पीस पढ़ें, टॉल्स्टॉय का, या पुनरुत्थान, रिजरेक्शन जिस नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है, तो इन उपन्यासों को पढ़ें तो हमें टॉल्स्टॉय एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। वो मानवतावादी लेखक हैं, महान लेखक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिम गोर्की क्रांतिकारी लेखक हैं, वो लेनिन के बहुत प्रिय लेखक थे। प्रिय तो चेखव और टॉल्स्टॉय भी थे लेनिन को, लेकिन इन दोनों के बीच में एंटन चेखव अपनी जगह बनाते हैं। मैक्सिम गोर्की से सीनियर थे। वो अपने समाज का नक्शा अपने साहित्य में प्रस्तुत करते हैं। उस कुलीन समाज, बुर्जुआ समाज में कितना आडंबर था, कितना दंभ था, इस पर चोट करते हैं। एक कहानी है उनकी, वो मैं आपको बताऊं। कहानी गिरगिट, जो चैमेलियन, इस नाम की एक कहानी है। सड़क पर कहानी यूं है संक्षेप में, सड़क पर चलते चलते एक व्यक्ति को एक कुत्ता काट लेता है। थानेदार आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, किसका कुत्ता है ये? किसने सड़क पर छोड़ दिया है कुत्ते को? उसे बुलाओ, उसे भयंकर सजा दी जाएगी। वो बदमाश है, असभ्य है, कई अपशब्द बोलता है वो। कोई बोलता है कि एक किसान का कुत्ता है, और बिगड़ता है, उस किसान को बुला लाओ, जाकर के पकड़ कर ले आओ, दूसरे सिपाहियों को भेजता है वो। लेकिन तब पता चलता है कि वो कुत्ता वास्तव में कमांडर का है। तुरंत थानेदार का, वो जो जमादार है, थानेदार है, उसके स्वर बदल जाते हैं। वो तुरंत कहने लग जाता है कि जिसको काटा है उसकी गलती है, उसे देखकर चलना चाहिए था, कुत्ते की क्या गलती है? तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जो सिस्टम उस समय काम कर रहा था वो किस तरह भेदभावपूर्ण था। थानेदार को अपने से ऊंचे पदाधिकारी के प्रति अहभाव है, उसका सम्मान करता है, उसे डरता है, इसलिए उसके सामने विनयी हो जाता है, विनम्र हो जाता है। अपने से नीचे के जो नागरिक हैं उनके प्रति वो क्रूर हो जाता है।
ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का जो ट्रीटमेंट है वो देखने जैसा है। तो चेखव जब गिरगिट नाम की इस कहानी को लिखते हैं तो बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसे पल पल स्थितियों के अनुसार रंग बदलता है। रूसी प्रजा के प्रति, रूसी लोगों के प्रति एंटन चेखव के भाव बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है और उस समय का इतिहास भी यही बताता है कि रूस के लोग बहुत आलसी, सहिष्णु, अत्यंत क्रोध आए इस हद तक सहिष्णु हैं, यानी कि उन पर कैसा भी अत्याचार होता है चुपचाप सहन कर लेते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं है। जब क्रोध आना चाहिए मनुष्य को तब क्रोध जरूरी हो जाता है, लेकिन उनके रूस के लोग जार से इतना डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। इसलिए एंटन चेखव इन लोगों पर चाबुक चलाते हैं, व्यंग्य का चाबुक चलाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इन्हें कोंचा जाए, इन्हें चुभाया जाए कुछ, और उनकी कहानियां पढ़ने से वो चुभन पैदा होती है। हालांकि धीरे धीरे एंटन चेखव की कहानियों में बदलाव आया जो उनके जीवन के बदलाव के अनुरूप ही था। उनकी अंतिम जो कहानी है द ब्राइडल, दुल्हन नाम से गुजराती में भी और हिंदी में भी अनुदित है। वो एक ऐसी कहानी है जो जीवन में जो नीरवता है, अजनबीपन है, एकाकीपन है, ये कहानी उस नीरवता को बहुत तीव्रता से व्यक्त करती है। शाम का समय है, वो दुल्हन शादी के बाद आई है, वो देखती है बाहर धुंध फैला हुआ है, सूर्यास्त हो चुका है, कहीं कोई उत्साह नहीं है, न वातावरण में, न समाज में और न उस परिवार में जहां वो आई है। निराश है, उसे ऐसा लगता है कि एक अंधेरे से निकाल करके दूसरे अंधेरे में उसे भेज दिया गया है, एक धुएं से चल करके दूसरे धुएं में पहुंच गई है। तो जीवन का ये जो धुंध है उसकी चेखव बहुत कटु आलोचना करते हैं। लेकिन जब वो सोकर के सुबह उठती है तो देखती है कि सूर्य की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, धुंध छंट गया है, उसके आत्मा पर जो धुंध है वो भी छंट चुका है और अब वो प्रसन्न चित्त हो गई है। तो चेखव की ये कहानी एक ब्राइडल की नहीं है, एक ब्राइड की नहीं है, एक दुल्हन की नहीं है। ये कहानी पूरे समाज की है कि जिस तरह समाज परिवर्तित हो रहा था, क्रांतिकारी शक्तियां जिस तरह करवटें बदल रही थी रूस के समाज में। हम जानते हैं कि उसके बाद में कैसे लेनिन के नेतृत्व में 1905 में, 1912 में और 1900 अंतिम क्रांति 1917 की अक्टूबर क्रांति होती है और रूस का समाज देखते देखते पिछड़ेपन से इतने समृद्ध समाज में, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, उस समाज में परिवर्तित हो जाता है। तो जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के साथ साथ चेखव चल रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि साहित्य राजनीति के पीछे चलती है। जैसा राजनीति में परिवर्तन होता है, साहित्य वैसा वर्णन करता है। चेखव के बारे में ऐसा नहीं है। चेखव तो ऐसा लगता है जैसे एक मशाल लेकर आगे आगे चल रहे हैं और राजनीति उनके पीछे पीछे चल रही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन उनके ढर्रे पर, उनके बताए हुए रास्ते पर जैसे चल रहा है। तो ये
बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैक्सिम गोर्की अपने जीवन में बार बार चेखोव के पास जाते थे। हालांकि मैक्सिम गोर्की का साहित्य उनसे ज्यादा आधुनिक और उनसे ज्यादा क्रांतिकारी है। मैक्सिम गोर्की का उपन्यास मां पढ़ा जाए, मैक्सिम गोर्की का उपन्यास मेरे बचपन पढ़ा जाए, आत्मकथात्मक उपन्यास 3 खंडों में है, मेरे विश्वविद्यालय पढ़ा जाए, संघर्ष के राहों पर पढ़ा जाए, उनके नाटकों को पढ़ा जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि मैक्सिम गोर्की से बड़ा कोई साहित्यकार नहीं है। इतना ही नहीं, मैक्सिम गोर्की एक ऐसे समुद्र हैं जिसमें इनके पहले के सारे साहित्यकार नदियों की तरह आकर के उसमें समा जाते हैं। लेकिन चेखोव अगर मैक्सिम गोर्की के समुद्र में समा जाते हैं तो अपनी चमक के साथ में समाते हैं। उनकी धारा स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी अनेक कहानियां हैं जो उल्लेखनीय हैं। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनमें से चेखोव को अमर साहित्य रचने का मौका मिला। आज के दिन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 29 जनवरी 1860 में एक अच्छे समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। पेशे से वो चिकित्सक थे, किंतु उनका चिकित्सक और उनका साहित्यकार कभी संघर्ष में नहीं उतरा। वो अपने पेशे के प्रति भी खूब ईमानदार थे और साहित्यकार के रूप में भी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से रूस ही नहीं, दुनिया के श्रमिक वर्गों के लोगों को, नई पीढ़ी को जो संदेश दिया, वो ना तो टॉलस्टॉय की तरह उपदेशात्मक था। उनका साहित्य लोगों को उदात्त बनाता है, संवेदनशील बनाता है, और कहीं ना कहीं मैक्सिम गोर्की की राह पर चलकर सामाजिक परिवर्तन के लिए पाठकों को प्रेरित करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी उत्कृष्ट कक्षा का लेखक, नाटककार, कहानीकार बहुत छोटी उम्र में हमें छोड़ करके, संसार को छोड़कर चला गया। 15 जुलाई 1904 को उन्होंने हमेशा के लिए 44 वर्ष की उम्र में आंखें मूंद ली। दैहिक रूप से आज वो हमारे बीच में भले उपस्थित ना हो, लेकिन शब्दों के आकार में, अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में, अपने चरित्र लेखन में और अपने वार्तालाप में, संवाद में, जो मैक्सिम गोर्की के साथ में उन्होंने लंबे लंबे साक्षात्कार दिए हैं, वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। कालजयी साहित्यकार कोई यूं ही नहीं बन जाता है। चेखोव अगर 100 वर्ष के बाद भी, 125 वर्ष के बाद भी हमारे लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तो ये उनके शब्दों की शक्ति है। तो ये था डॉक्टर श्री फूलचंद गुप्ता जी का वक्तव्य रशिया के महान साहित्यकार डॉक्टर एंटोन चेखोव के बारे में। और अब 1995 से कार्यरत महासिद्धि लाइब्रेरी हिम्मतनगर की बिल्कुल फ्री मुफ्त समाज सेवा की प्रवृत्तियों के बारे में, जो विश्व की कोई भी लाइब्रेरी फीस लेकर भी नहीं कर पाती।
स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तो ये फ्री है ही, लेकिन साथ में जो सेवाएं समाविष्ट है उसमें बच्चों के जन्मदिन पर खिलौने की भेंट, स्टूडेंट्स को नोटबुक के सेट का दान, किसी भी आर्थिक रूप से तकलीफ में हो ऐसे साहित्यकार यदि इस लाइब्रेरी की मुलाकात भी लेते हैं तो कम से कम रुपये 1000 का दान सहाय। साहित्य कला के कोई भी कार्यक्रम के लिए लाइब्रेरी का हॉल बिल्कुल मुफ्त, और ये सभी फ्री प्रवृत्तियों के लिए किसी से भी दान तक नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि सरकार से भी कोई ग्रांट सहाय नहीं ली जाती, क्योंकि परमेश्वर को समर्पित महासिद्धि लाइब्रेरी के मुख्य संचालक परमेश्वर ही हैं। इस लाइब्रेरी की डिजिटल ज्ञान सेवा के लिए 2 व्हाट्सएप एडमिन ग्रुप है और ऐसी 3 यूट्यूब चैनल जिनसे प्रेरित होकर कोई बाहरगांव के मेहमान भले ही मुलाकात के लिए पधारे, उनको बगैर भोजन किए जाने नहीं दिया जाता। तो ऐसे प्रेम और स्नेह को रूबरू देखने, अनुभव करने के लिए आपको भी प्रेमपूर्ण आमंत्रण है। महासिद्धि फ्री लाइब्रेरी हिम्मतनगर गुजरात की मुलाकात अपने जीवन में एक बार अवश्य करें।